नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों देखिए, हम यूपी ट्रिपल एससी का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर का, यूथ पब्लिकेशन का। देखिए, मैंने ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन के 15 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं, जो ऑलरेडी उसकी प्लेलिस्ट बनी है, देख लीजिएगा। और इसमें मैंने जो है 3 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। ये आज हमारा चौथा प्रैक्टिस सेट है, तो जो लोग ना देखे होंगे देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी है। देखिए, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहाँ बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। कोई भी ऐसा मतलब उसमें टॉपिक नहीं है या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एग्ज़ाम से हटके हो। कोई मतलब हर चीज़ मैंने खुद ही एनालिसिस किया है, कौन सा टॉपिक ज़्यादा पूछा जाता है उसी पे काम किया है, तो वही सारी चीज़ें वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। ठीक, तो देखते हैं, आज ये हमारा चौथा प्रैक्टिस सेट है और देखते हैं इसमें। देखिए, ये तो पता है ना आपको कि देखिए ये चौथा प्रैक्टिस सेट है, 3 मैं करा चुका ऑलरेडी। और देखिए, इसमें ये तो पता है ना कि 100 नंबर का पेपर होता है और 100 क्वेश्चन होते हैं, तो आराम से इसमें कोई एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि डेली मैं करता हूँ। हम देखते हैं यहाँ से प्रैक्टिस सेट नंबर 4। देखिए, आज हल्का सा धूमिल आपको नज़र आएगा, वो भी ये पहली स्लाइड। इसका रीज़न ये है क्योंकि जो किताब है ना, वो किताब में पीछे का भी थोड़ा थोड़ा छपा था, तो बहुत ज़्यादा क्लीन नहीं आ पाया है। बाकी आगे जैसे हम बढ़ेंगे अभी थोड़ा, तो आपको क्लीन नज़र आएगा। ठीक, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ। देखिए, इसमें पहला दिया है कि संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के 3 भेद होते हैं। एक होता स्वर संधि, एक होता व्यंजन संधि और एक होता विसर्ग संधि। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला दिया पेट की अग्नि क्या कहलाती, तो देखिए जठर मतलब होता पेट, और जठर प्लस अग्नि यानी पेट की अग्नि, तो पेटराग्नि हो जाए और जठराग्नि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जठराग्नि। और देखिए दवाग्नि, दवाग्नि आप जानते हो क्या होता है, ये जंगल की अग्नि होती है। किसकी, जंगल की आग। बड़वाग्नि समुद्र की आग होती है। ठीक दोस्त, याद रखिएगा, पूछ लेता कभी कभी। अगला दिया चिर, और चीर का क्या अर्थ होता है, तो देखिए चिर मतलब होता है पुराना और चीर मतलब होता है कपड़ा, तो ये हो जाएगा कपड़ा और ये हो जाएगा पुराना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। समझ में आया ना दोस्त। अगला दिया है कि युग्म की कौन सी जोड़ी सही है, तो देखिए न्याय अन्याय, अचल अचला, धरा पृथ्वी। देखिए धरा पृथ्वी क्या है, ये हमारा पर्यायवाची हो जाएगा। मान का अपमान क्या हो जाएगा, ये विलोम हो जाएगा। न्याय का अन्याय क्या हो जाएगा, विलोम हो जाएगा। अचल और अचला जो है ये युग्म सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, अचल मतलब होता है स्थिर और अचला मतलब होता है पृथ्वी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से अपेक्षा का अर्थ क्या होता है। अपेक्षा का अर्थ होता है अभिलाषा, क्या होता है, अभिलाषा या इच्छा। अगला दिया है मरकट का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो ये होता है बंदर। और बंदर के कौन कौन से होते हैं, तो वानर होता है, कपी होता है, क्या होता है, वानर होता है, कपी होता है, शाखा मृग होता है, जो शाखा में देखो इधर से उधर झूलता रहता है, तो शाखा मृग हो जाता है, हरि भी होता है, तो ये बंदर के पर्यायवाची हो जाए। अगर हम पुत्र की बात करें तो आत्म जो होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये याद रखिएगा, आत्म जो हो जाएगा बेटा हो जाएगा पुत्र का, लड़का भी हो सकता है, पूत भी होता है, तनय सुने होंगे आप, तो तनय हो जाएगा। देखिए कुछ जो अलग टाइप से नजर आए जैसे तनय आत्मज, ये इंपॉर्टेंट है, ये रखिएगा। ठीक, और मित्र का तो भाई पता ही है आपको, मित्र का क्या बताएं। देखिए मित्र के हो जाएंगे सखा, दोस्त, यार, हमदम, मीत। पानी का अम्बु, जल, नीर, सलिल, वाटर, वाटर इंग्लिश में कहते हैं। ठीक, तो वो तो हंसी के लिए कह दिया हूँ, उसके लिए सॉरी। देखिए ये हो जाएगा। ठीक, समझ में ना। अगला है आविर्भाव का समानार्थी क्या है, तो आविर्भाव का समानार्थी है अवतरण, क्या है, अवतरण। अगला दिया निर्माण का विलोम क्या है, तो देखिए निर्माण मतलब होता है किसी चीज़ को बनाना, किसी चीज़ का निर्माण करना। जैसे घर का निर्माण करेंगे तो उसका हो जाए ध्वंस, जब हम उसे ख़त्म करेंगे। अगला दिया ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं लगा। देखिए प्रत्यय लगाना या उपसर्ग लगाना कहने का मतलब है कि कोई अर्थ नजर आए। जैसे देखिए तेली, तेली में प्रत्यय क्या है, ये ए है, तो ये होगा तेल प्लस ई, तो देखिए तेली हो जाएगा। देखिए तेली से भी अर्थ निकलता है और तेल से भी अर्थ निकलता है। कोई अर्थ है ना, तेल जो खाने वाला तेल होता है, तो देखिए ये अर्थ निकल रहा है ना, ये मतलब एक अर्थ दे रहा है, तो देखिए ये हो जाएगा, यानी ये इसमें जो है प्रत्यय है, तो ये सही है क्योंकि ये अर्थ दे रहा है। अगला है माली, तो देखिए माली में क्या हो जाएगा, माला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माला और प्लस ई, तो ये माली हो जाएगा, तो ये भी अर्थ दे रहा, माला भी होता है, ये लगा, ठीक है भी। अलबेली में अलबेला सुने होंगे, अलबेला प्लस ई, अलबेली हो जाएगा। लेकिन चमेली में कभी भी आप अगर इसे चमेला कभी सुने हैं क्या, कोई वर्ड या ई, तो कोई वर्ड नहीं सुने हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी। ठीक दोस्त। अगला दिया ढीठ शब्द का तत्सम क्या है, तो ढीठ का तत्सम धृष्ट होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला दिया इनमें से कौन सा शब्द योग रूढ़ शब्दों की श्रेणी में आता है,
तो इसमें दशानन शब्द जो है ये बहुब्रीहि समास भी है, ये योग रूढ़ की श्रेणी में आता है। देखिए जितने भी हमारे बहुब्रीहि समास हैं वो सब किस में आते हैं, योग रूढ़ शब्द में आते हैं, याद रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन। अगला दिया है राम सीता से सुंदर है। तो देखिए कोई सुंदर हो, तुलना हो, तो तुलना होगी, जैसे देखिए मैं अपने दोस्त से लंबा हूँ, तो देखिए अपने दोस्त से लंबा हूँ यानी दोस्त मेरा अलग लंबाई का है, मैं अलग हूँ, तो यानी अलगाव नजर आया। तो यही चीज़ यहाँ भी आया सुंदर में, तो अपादान कारक हो जाएगा। ये चीज़ 2 दिन से बता रहा हूँ डेली। अगला दिया है जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे क्या कहते हैं, तो इंद्रजीत कहते हैं। क्या कहते हैं, इंद्रजीत। और जो इंद्रियों पर, ज्ञानेंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले उसे कहते हैं जितेंद्रिय। अगला दिया है किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है, तो कौन सा वाक्य है जो एक वचन का प्रयोग हुआ है। तो देखिए यहाँ पे लड़के ने लड़के को मारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ में ना। देखिए यहाँ लड़के लड़कों को मार रहे हैं लग गया तो बहुवचन हो जाएगा। यहाँ लड़के ने लड़कों को मारा तो बहुवचन हो जाएगा। लड़के लड़के को मार रहे हैं ये भी बहुवचन, तो केवल सी हो जाएगा। ठीक, देखिए थोड़ा सा अंतर है, ध्यान दीजिएगा, नहीं गलत करके चले आएंगे आप। देखते हैं ऊपर, देखिए थोड़ा साफ नज़र आएगा आपको, बशर्ते कि ये स्लाइड ही थोड़ा उस तरह है, मतलब उसमें जो छपा हुआ है ना, कभी कभी होता है कि पीछे जो छपा रहता है वो आ जाता सामने। इसमें दिया है दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। अब देखिए इसमें स्त्रीलिंग सब्जी स्त्रीलिंग, बुंदेली, छिलका, झील, लेकिन अनानास जो है ये स्त्रीलिंग नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। तो संयुक्त क्रिया का जो भेद नहीं है वो कौन सा नहीं है, तो नाम बोधक जो है संयुक्त क्रिया का भेद नहीं। अगला दिया है सतीश चंचल बालक है। तो चंचल क्या है, तो चंचल गुण है, उसका क्या है, गुण। तो कौन सा विशेषण है, गुणवाचक। देखिए विशेषण सबसे आसान होते हैं और नंबर फ्री के देकर जाते हैं, बस थोड़ा सा याद होगा हमें। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है। तो ये हमारे टोटल 6 सर्वनाम के भेद होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए केवल सुनते रहिए, देखते रहिए, कोशिश करिए कि हमको आंसर दे सकें तो ज़्यादा बेटर होगा। देखिए एक भाई कहा था 78 क्वेश्चन उसके सही थे, तो देखो 78 क्वेश्चन अगर अभी सही हो रहे हैं ना, तो पेपर तक तो फिर ये कम से कम चला जाएगा 85 से 90 को पहुंच जाए। 78 बहुत होता है भाई, किस मतलब अभी के लिए बता रहा हूँ। प्रैक्टिस में अगर 78 आ रहे हैं तो ये समझ लीजिए अभी तो पेपर दूर है, तो 7, 8, 10 नंबर तो और बढ़ जाएंगे, तो 85 प्लस, तो समझ लीजिए ना। तो मतलब ये चीज़ होता है कि यही होती है असली तैयारी, समझ में कि नहीं। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक की वर्तनी शुद्ध है। तो इसमें वर्तनी शुद्ध है, तो किसकी वर्तनी शुद्ध है, तो देखिए अत्यधिक में अत्या लगा है, यानी अत्यधिक होता है, अत्याधिक नहीं होता है, तो ये तो अशुद्ध है। अभियांतर में अभियंतर होता है, अभियांत्रिक होता है, तो ये जो है गलत। निरोग में निरोग होता है, अपराधनी सही है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। तो इनमें से जो है संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है हमें ये बताना है। तो संयुक्त व्यंजन या नहीं ये हमें पता है, सभी को पता होगा कि या जो है अंतस्थ व्यंजन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए गद्यांश पढ़ते हैं। ठीक, देखिए यहाँ जो हल्का सा कटा, इसकी टेंशन ना लीजिएगा, ये कटा नहीं है। एक्चुअली क्या है, जो ये पेज था ना ये मतलब थोड़ा अंदर ज़्यादा था, मतलब अंदर था, तो मतलब वो इतना ज़्यादा बेटर आ नहीं पाया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। वो क्या होता है ना, जब मतलब इसे सिलते हैं या जब वो जो पंच मारते होंगे तो मतलब पेज कोई कोई अंदर चला जाता है, तो वो चीज़ हो जाता है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश है। शिक्षा मनुष्य के मस्तिष्क और शरीर का उचित तालमेल करना सिखाती है। वह शिक्षा जो मनुष्य के पाठ्य पुस्तकों के ज्ञान के अतिरिक्त कुछ गंभीर चिंतन न दे। यदि हमारी शिक्षा सुसंस्कृत, सभ्य, सच्चरित एवं अच्छे नागरिक नहीं बना सकती है तो उससे क्या लाभ, तो उससे क्या लाभ है। सहृदय सच्चा परंतु अनपढ़ मजदूर उस स्नातक से कहीं अच्छा है जो निर्दय और चरित्रहीन है। संसार के सभी वैभव और सुख साधन भी मनुष्य को तब तक सुखी नहीं बना सकते हैं जब तक मनुष्य को आत्मिक ज्ञान ना हो। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्वेश्चन आपको मिल सकता है इस पर। अगला दिया है कि हमारे कुछ अधिकार और कर्तव्य भी हैं। शिक्षित व्यक्ति को कर्तव्यों का उतना ही ध्यान रखना चाहिए जितना कि अधिकारों का। ये बहुत अच्छा गद्यांश था, नॉलेज भरा था। अगला अब देखिए इसमें क्या है, 21 नंबर में कौन सा शब्द अन उपसर्ग से नहीं बना है। तो देखिए जो अनपढ़ शब्द है ना, ये अन उपसर्ग से नहीं बना, आप करके देख लीजिएगा, बाकी मैं बता दूँ। देखो अन धन उपमम, अन धन उपम, सॉरी अन धन उपम अनुपम हो जाएगा, अन धन उपकार अनुपकार हो जाएगा, अन धन उपयोगी अनुपयोगी हो जाएगा। ठीक दोस्त,
अगला है दिया, मनुष्य तभी सुखी कहा जाता है जब तक उसे आत्मिक ज्ञान न हो। अभी ऊपर मैंने बताया, ध्यान दीजिएगा। अगला दिया, सुख साधन का विग्रह समास कौन सा है? तो देखिए सुख साधन यानी सुख के साधन। सुख साधन का मतलब क्या है? सुख के साधन, या जो हमें सुख प्रदान करे वो साधन। तो सुख के साधन यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? और ये तत्पुरुष समाज हो जाएगा। ठीक दोस्त, आगे बढ़ते। अब देखिए यहाँ साफ आ जाएगा क्योंकि पेज की बात होती है। कान का कच्चा होना मुहावरे का क्या अर्थ है? भैया कान का कच्चा होने का मतलब है कि सुनी सुनाई बातों पे जल्दी से यकीन कर लेना, यानी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। अगला दिया है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? तो देखिए निर्दर्शना नहीं है, अनप्रास नहीं है, संदेश नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? तो अगला दिया है, देख सुदामा की दीन दशा करोड़ा करके करोड़ा निध रोए। अब देखिए रोना चिल्लाना ये सब करोड़ रस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये तो सिंपल था बिल्कुल। अगला दिया, आलंबन और दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य कहलाते हैं। तो ये कार्य क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं अनुभाव। क्या कहलाते हैं? अनुभाव। अगला दिया है, मिश्रित वाक्य है, तो इनमें से मिश्रित वाक्य कौन सा हो जाएगा? उसने अपना घर लुटा दिया, उसने अपना घर लुटा दिया, ये भैया मिश्रित वाक्य नहीं है। अगला दिया, सूरज उगने पर, ये भी नहीं है। यहाँ लिखा है उसके पास जो कुछ था वह खो गया, ये मिश्रित वाक्य क्योंकि जुड़ गया ना एक सेंटेंस दूसरे से। अगला दिया है, कतर ब्योंत में कौन सा समास है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। ये द्वंद्व है। कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो भाई जिसका पति दूसरा विवाह कर ले अध्यूड़ा कहलाते हैं। क्या कहते हैं? अध्यूड़ा कहते हैं जिसका दूसरा विवाह कर ले। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते। देखिए जिसका पति मतलब वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो वो कह रहा था प्रत्यक्षता। क्या कह रहा था? प्रत्यक्षता। अब देखिए आगे है क्या, रीजनिंग आ गई हमारी, तो देखते हैं। यहाँ देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए 111 लिखा है, 120 लिखा है, 222 लिखा है, उसके बाद क्या होगा? अगली संख्या। देखिए ये मतलब एकदम सिंपल क्वेश्चन। देखिए यहाँ कितना जोड़ा? +9, तो भैया इसमें भी +9 जोड़ दीजिए। जैसे हम 9 जोड़ेंगे 1 3 2, 231 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अगला दिया, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक संख्या लुप्त है, दिए गए मतलब उसे लुप्त संख्या का पता करना। देखिए 17 19 23 31 लिखा है। 17 अभाज्य संख्या है, 19 अभाज्य संख्या है, 23 अभाज्य संख्या है। तो 23 और 31 के बीच में इसमें से कौन सी अभाज्य है? तो देखिए 30 कट जाएगी, 24 कट जाएगा, 25 कट जाएगा, 29 है। देखिए ऑप्शन से हो गया आराम से। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई सूची के प्रवृत्ति का अनुक्रमण करता है? तो देखिए ये संख्या दी हुई है, उसके बाद ये संख्या, फिर ये। देखिए इसमें क्या है, अब जानते हो क्या चीज़ दिया हुआ है? देखिए यहाँ पे क्या है? 1 है। ठीक, यहाँ पे क्या है? 2 है, मतलब डंडा जो मैं बात कर रहा हूँ डंडे की। यहाँ पे कितने हो गए? 3 हो गए। अब जो अगला आएगा ना वो 4 होना चाहिए, 4 डंडा हो प्लस वी बना हो फिर 2 डंडे हो, तो ये हो जाएगा। अब देख लेते हैं किस में दिया हुआ है। ठीक, ये समझ में आ गया कि नहीं? ये पैटर्न फॉलो करता है तो इस तरह के आपको आने चाहिए। ठीक, अब देख लीजिए 4 और 2 कितने इसी में है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं। ठीक, ये क्या होते हैं? ये मतलब रीजनिंग जो है इसका नाम है अभिरुचि वाली रीजनिंग, मानसिक अभिरुचि, बहुत अच्छी होती है और क्वेश्चन भी बनते हैं इसमें। लिखा है कि यदि आप इस वाहन के चालक को लापरवाही से वाहन चलाते हुए देखते हैं तो हमें इस नंबर पर कॉल करें। स्कूल बस के पीछे लगा एक स्टिकर। अब देखिए धारणाएं क्या हैं कि लोग बस को लापरवाही से चलाते देखते हैं तो वे नंबर को नोट करने में सक्षम होंगे। अगला दिया, अधिकारों का मानना है कि कुछ लोग जब बस को लापरवाही से चलाते देखते हैं तो वे बस पर दिए गए नंबर को नोट करने और कॉल करने का काम करेंगे। तो देखिए इसमें तो भैया सीधी सी बात है, अगर आप ध्यान देंगे तो दोनों बातें जो है उनकी सही है कि अगर लोग बस को लापरवाही से चलाते दिखते हैं तो वे नंबर को नोट करने में सक्षम होंगे। सही है, ये भी चीज़ सही है। और अगला दिया है दूसरा कि अधिकारियों को मानने और कुछ लोग बस को लापरवाही से चलाते देखेंगे तो बस के नंबर को नोट करेंगे और कॉल करने में सक्षम होंगे। दोनों चीज़ें अपनी जगह सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला दिया है, देखिए अगला कथन क्या दिया है कि डेटा दिखाते हैं कि देश एक्स के 1% अमीर देश की 50% संपत्ति के मालिक हैं। डेटा दिखाता नहीं, एक्चुअली सही भी है ये। ठीक, अब देखिए 50 नहीं 90% मानिए भैया, 1% आदमी के पास 90% ज़मीन है और 90% आदमी के पास 1% ज़मीन है।
10% ज़मीन है, सॉरी कितने हैं 10%। आप सोच सकते हैं किस लेवल के किसके पास पैसा है, अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। ठीक, तो यहाँ हम देखते हैं, ये तो हमारा डेटा कहता है। अगला दिया देश के एक्स में अमीर और गरीब और अधिक गरीब होते जा रहे हैं। भैया बात तो हमका लागत है सही कह रहा है, ठीक, लेकिन देखो यहाँ पे कोई इसका तर्क बन नहीं रहा है। ये बात तो सही है लेकिन इसके हिसाब से कोई तर्क बन रहा नहीं। यहाँ लिखा देश के एक्स में धन का वितरण असमान है, हाँ ये चीज़ बन रही है यहाँ पे। देखिए ऐसी कोई बात इस मतलब डेटा से नहीं बन रहा है, ये कथन से ऐसी कोई बात नहीं बन रही है, लेकिन ये बात बन रही है कि मतलब आसमान वितरण है, तभी तो 1% अमीर के पास 50% ज़मीन है। तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक, समझ में ना, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए अगला दिया भाई तीर कमान भाला वाला आ गया क्वेश्चन। तो देखते हैं इसमें से कौन सा क्वेश्चन होगा। देखिए इसमें दिया हुआ है जैसे ये तीर इधर को मुड़ी है, फिर ये तीर इधर को मुड़ गई, समझ। अब देखिए ये तीर जब इधर को मुड़ेगी तो ये तीर इधर को मुड़नी चाहिए, ये वाली मुड़नी चाहिए। देखिए आप खुद ही समझदार हैं, आप खुद ही थोड़ा दिमाग लगाइए कि भैया देखो ये घूम गई इस तरह। देखिए एक बार मैं फिर से बताता हूँ, देखिए ये कितने डिग्री 45 डिग्री मान लीजिए घूम गई, ये कितने डिग्री 45 डिग्री घूम गई, तो इस साइड आ गई। ठीक, आई ना, 45 डिग्री इधर घूमी। अब देखिए जब इस तरह घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज, तो देखिए ये भी तो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, तो जैसे घूमेगी एंटी क्लॉकवाइज ये इस तरह हो जाएगा, ये इस तरह। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक ना, ऐसे ही करना है। अगला दिया है कि एक चित्र की तरफ इंगित करते हुए क्या लिखा है कि दीप नविता कहती है कि उस आदमी के बेटे मेरी बहन के। देखिए यहाँ पे क्या है, हमको लगता है ये छपा नहीं है क्या, एक मिनट रुको देख लेते हैं क्वेश्चन छपा है कि नहीं। इसी बुक में नहीं, मतलब इसी में नहीं आया है, एक सेकंड दोस्त यार देख लेते हैं थोड़ा। देखिए यहाँ नहीं छपा है, बुक में ही नहीं छपा है। देखो क्वेश्चन नहीं छपा है तो इसे मतलब छोड़ देते हैं, क्योंकि पता नहीं क्या दिया हुआ आगे क्या चीज़ लिखी हुई है ये नहीं पता है हमें। ठीक, तो ये बुक में नहीं छपा है तो छोड़ देते हैं क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है अब 38 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए इसमें बताना है कि वृत्त ओ के फलक के विपरीत फलक पर कौन सा प्रतीक चिन्ह है। अब देखिए ओ कहाँ कहाँ है, एक ओ यहाँ है और एक ओ यहाँ पे है। तो देखिए जिसमें कॉमन हो मतलब वो हमें लेना है, क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ ध्यान दें तो कॉमन कहाँ सा मिल जाएगा, देखिए ये हो जाएगा हमारा ओ वाला, ये कॉमन कौन सा है, इसमें कॉमन कौन सा हो जाएगा, देखते हैं ध्यान से देखिएगा, इसमें कॉमन मिल जाएगा। देखिए ये वाला हम घुमाते हैं थोड़ा सा, मतलब ले चलते हैं। देखिए इसमें क्या है, ये जो चित्र बना है ये वाला और ये वाला थोड़ा घुमा देते हैं। ठीक, अब इसमें जैसे हम घुमाएंगे तो यहाँ देखिए ये ऐसे इस तरह घूमेगा और ये वाला ऐसे घूमेगा। ठीक, तो देखिए ये चौकोर हो गया, फिर त्रिभुज हो गया, फिर ओ हो जाएगा। एक मिनट, ये चौकोर फिर त्रिभुज फिर ओ, ये वाला हो जाएगा। उसके बाद जब ये पकड़ेंगे तो ये पहले यहाँ चौकोर हो जाएगा, उसके बाद त्रिभुज टाइप से बन जाएगा, उसके बाद ये गोला बन जाएगा। तो देखिए ये गोला वाला ओ के बीच आ गया, कौन सा, गोला वाला। तो ये ऑप्शन नंबर ये होना चाहिए, समझ आया कि नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, गोला वाला। अगला दिया है, क्या दिया हुआ है, तो कथन कारण के निष्कर्ष के बारे में दिया हुआ है। देखिए लिखा है कि कथन घाटे से चल रही एक कंपनी ने कम कीमत की बोली प्रणाली में 5 करोड़ का अनुबंध जीता है। निष्कर्ष दिया कि कंपनी इस वर्ष लाभ कमाएगी क्योंकि उसने एक बड़ा अनुबंध जीता है। कम कीमत की बोली प्रणाली उच्च लाभ मार्जिन की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ती है। तो इसमें कौन सा इसका आंसर हो जाएगा, तो देखिए ये तो ना तो पहला इसमें सही है ना तो दूसरा सही है, ये दोनों अलग अलग है। कथन जो है कारण को स्पष्ट ही नहीं करते हैं, तो इसमें कोई भी हमारा सही नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, उसका कोई भी रीजन हो सकता है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो 2 दूनी 4 6, ठीक, 25 5 4 9 यानी 8। अब देखिए इसमें हमें कौन सा तरीका अपनाना है, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा। देखिए 5 2 7, ठीक है, 15 और 6 21, अब 19 से 29 हो जाए, बिल्कुल ईजी है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया 56 गुणे 11 बराबर 19, 37 गुणे 13 बराबर 6 और इतना कितना 42 गुणे 6 बराबर 3, तो 87 और 7 ये कितना होगा। तो देखिए इसमें 56 लिखा है, ये 56, ये लिखा है 11 और यहाँ लिखा 9। तो देखिए कैसे करना है, 56 यानी 5 + 6 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा।
क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। इसे हमें जोड़ना है और 11 को 1 + 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। तो 11 में से 2 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। आएगा कि नहीं, सही है। अब देखिए ये हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा भाई 3 7 क्या होगा 10 माइनस इसमें देखिए 4 बन रहा है तो 4 घटा देंगे तो 6 हो जाएगा। यही तरीका यहाँ अपना लो। 8 7 15 माइनस 7 7 14 तो 1 आएगा। आंसर कितना आएगा 1। ठीक दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कथन कारण दिया हुआ है, दिया है दोपहर के भोजन की योजना शुरू होने के बाद पब्लिक स्कूलों के छात्रों की उपस्थिति में 20% की वृद्धि हुई। धारणा दिया है स्कूल जाने के लिए भोजन एक अतिरिक्त प्रोत्साहन है। दोपहर के भोजन की योजना की शुरुआत से पहले स्कूलों में उपस्थित 100% से कम थी। तो देखिए ये चीज़ जो बता रहे हैं ना ये सही है भाई, दोनों चीज़ें तो सही लग रही हैं, इनमें कोई मतलब गड़बड़ी नहीं है भाई। लोग बच्चे खाना खाने के लिए प्रोत्साहित होते हैं क्योंकि वो मतलब तो उनका फ़ायदा रहता है। तो ऑप्शन नंबर दोनों सही है। अगला दिया है कि रेलवे ट्रैक रात के मुकाबले दिन के दौरान अधिक लंबे होते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। अगला दिया है दिन के समय गर्मी होती है और धातु गर्म के कारण फैलती है। देखिए सच बताएं ना तो दोनों सही है भाई। धातु जो है फैलती है और देखिए जिसे कहते हैं ना गर्मी में एफिल टावर बढ़ जाता है। मैंने जियोग्राफी वाली क्लास में कराया है ये चीज़ कि गर्मी में जो एफिल टावर बढ़ जाता है लेकिन गर्मी में बड़ा हो जाता है और ठंडी में सिकुड़ जाता है, यानी वो क्या होता है धातु का प्रसार होता है, वही रीजन है। तो ये दोनों सही हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि चित्र में दिए गए चित्र के अनुसार क्या उन छात्रों को दर्शाता है जो भौतिकी और रसायन विज्ञान का अध्ययन करते हैं लेकिन गणित का नहीं। तो गणित वालों को हटाओ भैया, गणित का अध्ययन ना करें तो ये हटाओ। तो इसमें देखो आर कर रहा है, टी कर रहा है, ए कर रहा है, लेकिन आप देखिए इसमें कह रहा है कि गणित करना करते हो तो टी हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा टी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ओ ऑप्शन नंबर डी यानी टी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आपको निर्णय करना है कि दिए गए वक्तव्य में से कौन सा निश्चित रूप से सही निष्कर्ष या मान्यता निकाला जाता है। कथन क्या पौष्टिक भोजन स्वादिष्ट और स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। शहद पौष्टिक है। और देखिए निष्कर्ष क्या है कि शहद स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, स्वादिष्ट भोजन पौष्टिक होता है। देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि स्वादिष्ट भोजन पौष्टिक हो भैया। जैसे रसगुल्ला बहुत फेमस है तो रसगुल्ला ही खाओगे नुकसान भी कर जाएगा डायबिटीज़ वालों के लिए। तो जो स्वादिष्ट भोजन है वो पौष्टिक नहीं हो सकता। जैसे मोमोज है, गली गली मोमोज पहुंच गया है आज बताओ दुनिया में, मतलब पूरे भारत में गली गली मोमोज मिलेगा, रोल मिलेगा, फिंगर मिलेगा, लेकिन शिक्षा गली गली नहीं पहुंची है, इतनी तेज़ से मोमोज पहुंचा है। तो इसका देखिए ए तो सही है लेकिन बी नहीं सही है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जीएस पे आ गए हैं तो जीएस पढ़ते हैं। चालुक्य राजवंश भारत के भाग का एक प्रमुख साम्राज्य था। तो भैया जो चालुक्य था वो दक्षिण भारत का था। कहाँ का था, दक्षिणी भारत का भाग था। अगला दिया प्राचीन भारतीय पाठ रासतरंगिणी। रासतरंगिणी जानते हो किसने लिखी है, कल्हड़ ने लिखी है रासतरंगिणी। और संस्कृत का यह एक ग्रंथ है। किसका है, इसमें कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है, इसी रासतरंगिणी में इम्पोर्टेंट है। अगला दिया है कि दिल्ली में कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद के दक्षिण प्रवेश द्वार अलाई दरवाजे का निर्माण द्वारा कराया गया है। तो कौन कराया है, तो कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया है, अलाउद्दीन खिलजी ने कराया है, जो दरवाज़ा बना है। अगला दिया है कि उस समय ब्रिटिश साम्राज्य मतलब ब्रिटिश भारत का तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था जब सती प्रथा अवैध दंडनीय। भैया सती प्रथा जो विलियम बेंटिक थे ना, उन्हीं के समय हुई 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों में। ठीक, सती देखिए मैंने जो है बोर्ड पर 5 क्लास ली है 10-10 मिनट की, यानी 50 मिनट में 1757 से लेकर 1947 तक की सारी घटनाएं, सारी गवर्नर जनरल उनके कार्यकाल में कौन कौन सी घटनाएं इंपॉर्टेंट हुई, क्या क्या हुआ, सारा मैंने डिस्कस कर दिया है। जो लोग देखना चाहे ज़रूर देखें क्योंकि उसमें बहुत सारी मैंने ट्रिक से याद कराया है। जैसे दास प्रथा का उन्मूलन है, एलन ब्रो ने किया तो कैसे मैंने ट्रिक बताई, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया। तो देख सकते हैं आप, नुकसान नहीं करेगा, जब भी टाइम मिले देख लीजिएगा। ठीक, देखिए एचिंसन कमीशन 1886 को सुधारों की सिफारिश के लिए नियुक्त किया गया। तो ये मतलब किसके लिए नियुक्त किया गया था, जो एचिंसन आयोग था। तो जानते हो ये किसके लिए बनाया गया था, ये भारतीय नागरिकों की सेवा के लिए। किसके लिए, भारतीय नागरिकों की सेवा के लिए। देखिए जानते हो एचिंसन यानी टेंशन में आ गए। जब छींक आई, हमें छींक आई तो हम क्या आ गए, टेंशन में आ गए। तो हम फौरन किसके पास भागे, फौरन यानी डफरिन, फौरन यानी डफरिन। देखिए थोड़ा सा मतलब ये देखना पड़ेगा। देखिए मान लीजिए मेरे पास छींक से 86 हो जाएगा, छींक से 86। ठीक, देखिए हो गया छींक से 86। टेंशन यानी एचिंसन, टेंशन से एचिंसन, यानी हमें सी गए, हम तुरंत फौरन भागे कहाँ, डॉक्टर के पास। तो फौरन से हो गया डफरिन।
फौरन से हो गया, डफरिन हल्का सा। तो देखिए आपको तीनों चीज़ मैंने याद किया। ऐसे ही ट्रिक मैंने बहुत सारी वहाँ बताई है, तो देख सकते हैं आप, नुकसान नहीं करेगा। देखिए अगला लेखा, किस भारतीय राज्य की सीमा उत्तर में भूटान और अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में नागालैंड और मिजोरम, दक्षिण में मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और बांग्लादेश तथा पश्चिम में पश्चिम बंगाल से लगती है? तो एक ही राज्य होगा, वो हमारा होगा असम। कौन सा होगा? असम। समझे ना? आगे बढ़ते हैं। अगला दिया, के नदी मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदियों में से एक है और दो राज्यों मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बहती है। कौन सी? केन नदी। अगला दिया, निम्नलिखित में से किस देश में न्यायिक समीक्षा प्रणाली? तो भैया न्यायिक समीक्षा प्रणाली यूएसए, जुडिशियल रिव्यू सिस्टम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया, निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो लोकसभा के अध्यक्ष। कौन सा आर्टिकल है? तो 110 है, और ये केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है पहले। अगला दिया, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो 5 वर्ष सामान्यतः होता है, लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। देखिए प्रसाद पर्यंत आपको वहाँ पॉलिटी में मिलेगा हर जगह। इसका मतलब जानते हो क्या होता है? प्रसाद पर्यंत का मतलब ये होता है कि अगर मतलब जिसके प्रसाद पर, जैसे कभी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो लोग कार्य करते हैं, राष्ट्रपति उन्हें जब चाहे तब हटा सकती है। ये जरूरी नहीं कि 5 साल का कार्यकाल तो 5 साल रहें, नहीं, राष्ट्रपति जब चाहेगा तब हटा सकता है। ठीक, यही होता है प्रसाद पर्यंत। अगला दिया, उस प्रथम महिला का नाम बताइए जो भारत के किसी राज्य के उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी। तो वो कौन सी महिला है? तो वो लीला सेठ है, जो हिमाचल प्रदेश की मुख्य न्यायाधीश बनी। अगला है, कोंकणी की राजभाषा किसकी? देखो कोंकणी जो राजभाषा है ना, वो किसकी है? गोवा की है। किसकी है? गोवा की। अरुणाचल प्रदेश की क्या है? अंग्रेजी है। आंध्र प्रदेश की तेलुगु है। पश्चिम बंगाल की क्या है? बंगाली और अंग्रेजी है। अगला दिया, बैंक किस दर पर ब्याज अर्जित करते हैं? तो बैंक जो है ब्याज अर्जित करते हैं ऋण पर। किस पर? ऋण पर। अगला दिया, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द किसने प्रस्तावित किया? देखिए इंपॉर्टेंट भी है। हिंदू रेट ऑफ जो शब्द दिए थे वो कौन थे? राजकृष्ण, प्रोफेसर राजकृष्ण दिए थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन पहले डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विजेता है? तो ये कौन है? ये है एस चंद्रशेखर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अप्रैल 2023 में किस राज्य में ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित कानून बनाया है? तो किसने लगाया? तमिलनाडु ने। थोड़ा सा करंट से जुड़े होंगे तो आपको ये आता होगा। अगला दिया, किस राज्य ने अम्बेडकर जयंती को समता दिवस के रूप में मनाया है? तो कौन सा राज्य है? तमिलनाडु है। अगला दिया, अप्रैल 2023 में चर्चा में रहा R21 क्या है? तो चर्चा में रहा R21 वैक्सीन है। क्या है? वैक्सीन है, मलेरिया रोग की वैक्सीन है। अगला दिया है कि परशुराम कुंड महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो किस में किया गया? अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन दिया, अप्रैल 2023 में सांग महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो सांग महोत्सव जानते हो कहाँ हुआ? ये हुआ हरियाणा में। कहाँ हुआ? हरियाणा। स्वांग कहो या स्वांग नृत्य आप सुनते होंगे, स्वांग, यह हरियाणा का। इंपॉर्टेंट भी एसएससी में तो बहुत बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे कंप्यूटर। पहला लिखा है कि एक्यूमुलेटर का एक समाकलित घटक है, तो कौन सा हो जाएगा? सीपीयू। कौन सा है? सीपीयू। अगला दिया, मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आकार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है? तो वो कौन सा कंप्यूटर होता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आप अगर कहेंगे तो अंकित भाटी सर की जो बुक करा रहा हूँ उसमें कंप्यूटर बहुत क्वेश्चन दिए हुए हैं, लगभग 1000 क्वेश्चन कंप्यूटर के दिए हुए हैं, जो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए, एसएससी में, रेलवे में, मतलब जहाँ पूछे गए वो सारे उसमें दिए हुए हैं। तो अगर आप कहेंगे तो मैं करा दूंगा। और एक जो है क्या है, एक मतलब पेज में सारी वो डिफिनीसन भी दी हुई है, और उसके बाद दूसरे पेज में क्या है, जितनी भी हमारी वो है फुल फॉर्म, वो सारी जो है दी हुई है। तो आप कहेंगे तो मैं वो भी करा दूंगा। ठीक, तो जैसा होगा आप देखते हैं, बताना आप। अगला दिया, किसी समस्या को परिभाषित करने की प्रक्रिया कुछ चरणों की शर्तें और फिर प्रत्येक चरण की खोज आगे के रूप में जाना जाता है। तो कौन सा होता है? ये होता है चरणवार शोधन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता है जो तर्क करने और सीखने की समस्या हल करने में सक्षम होता है। तो कौन सा होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। अगला दिया, निम्नलिखित में से कौन इंगित करता है कि मदरबोर्ड की बैटरी विफल हो गई? तो ये कौन इंगित करता है? तो ये इंगित करता है, देखिए ये है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा,
हार्डवेयर सेटिंग वर्तमान दिनांक और समय सहित डिफ़ॉल्ट मान। दोस्तों देखिए एक चीज़ मैं बताऊँ, आज देखिए थोड़ा कम आपको सही हो लगा, इधर देखिए कटा लग रहा है। ये जानते हो मेरे मतलब दिक्कत पीडीएफ बनाने में नहीं है मेरे, यकीन मानिए दिक्कत जो है बुक में ही है। मतलब ये जो टॉपिक दिया हुआ है ये, उसमें देखिए वहाँ कटा हुआ था, बुक में भी कटा था, यहाँ भी ये धूमिल-धूमिल है, बुक में भी धूमिल-धूमिल है, इसीलिए इस तरह आ रहा है। नहीं तो आगे के अभी जो प्रैक्टिस सेट कराएंगे तो जैसा प्रैक्टिस सेट मतलब बना होता है वैसे ही रहता है। मैं कोई अलग से ऐसा नहीं कि मैं कोशिश करता हूँ बहुत मतलब कम से कम 10-15 मिनट मुझे लगते हैं पीडीएफ बनाने में, क्योंकि मैं बार बार देखता हूँ, अगर साफ़ है तब बनाता हूँ, नहीं डिलीट करता हूँ, फिर एक पेज फिर एक पेज, इस तरह करता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और मैं लाइट प्रॉपर जलाता हूँ बहुत सारी, मतलब कम से कम 40 वाट मतलब जो है यूज करता हूँ, सोच लीजिए मतलब इसी में तब जो जाके वीडियो मतलब ये पीडीएफ बनाता हूँ, ताकि मतलब इससे ये हो ना पीडीएफ साफ़ दिखे, क्लीन दिखे, नहीं तो फिर मतलब दिक्कत होती है, मैं खुद ही जानता हूँ। अगला दिया, इस नई तकनीक को क्या कहते हैं जो एक कृत्रिम दुनिया के सृजन की क्षमता प्रदान करती है और उसमें लोग परस्पर अंतःक्रिया भी करने लगते हैं। तो ये कौन सी होती है? आभासी होती है। कौन सी? आभासी वास्तविकता। अगला दिया है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में वायरस का सही पूर्ण रूप क्या है? तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में जो वायरस का पूर्ण रूप है वो वाइटल, कौन सा है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज। ऑप्शन नंबर सीज होगा, सीज। अगला दिया एटीएम का संक्षिप्त रूप क्या है? देखिए फुल फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, 2 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे, मतलब किसी भी कीमत। ऑटोमेटिक टेलर मशीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला दिया है कि आपकी मौजूदा फाइल नए रूप में किसके द्वारा सेव की जा सकती है बिना आपकी मूल फाइल को अधिलेखित किए बिना? तो ये किसके द्वारा होगी? सेव एज के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, धूमिल दिया है दोस्तों तो धूमिल दिख रहा है, जहाँ साफ दिया वहाँ साफ दिखेगा, तो ज़्यादा मतलब लोड नहीं लेना है। अगला दिया, वर्ड में आप निम्न में से किस फंक्शन कुंजियों को दबाकर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करते हैं? तो किसके द्वारा होता है? F5 के द्वारा। अगला क्वेश्चन दिया है कि स्प्रेडशीट्स के विश्लेषण के लिए निम्न में से कौन सा उपकरण नहीं है? तो ये कौन सा नहीं है? मेल चार्ज, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बाकी सारे उपकरण हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि सैंपल वर्कशीट में MS एक्सेल द्वारा सूत्र सीलिंग B110 लागू किया जाए तो उसका परिणाम क्या होगा? तो उसका परिणाम दोस्तों होगा 50। क्या होगा? 50। अगला दिया का अर्थ अवांछित वाणिज्यिक ईमेल से है जिनकी इंटरनेट पर बाढ़ रहती है। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा स्पैम। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो शेष तीनों से असंगत है। तो तीनों से अलग कौन सा है? मैकेफी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। अगला दिया है कि CMOS का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है कि कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, पूरक धातु ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। अब हमारा आता है यूपी स्पेशल। देखिए दोस्तों यूपी स्पेशल हर टॉपिक में 20 क्वेश्चन, तो आप देखिए अगर मैं 45 मतलब आपको 45 चैप्टर कराऊंगा, मतलब 45 PYQ मतलब वो सॉरी सेट कराऊंगा प्रैक्टिस सेट, 20 क्वेश्चन के हिसाब से कितना होगा? 900 क्वेश्चन। कितना हो जाएगा? 900 क्वेश्चन। अगर 900 क्वेश्चन ये हो जाएंगे आपके जो एग्जाम में आए हुए, 900 और करा दूंगा तो लगभग 2000 क्वेश्चन अगर करा दिए तो कोई क्वेश्चन छूटेगा? नहीं छूटेगा। मैं देखना जब मतलब ये आएगा जूनियर असिस्टेंट का पेपर तो और चीज़ें बहुत कराऊंगा जो पेपर के अकॉर्डिंग होगा। ठीक, तो ये चीज़ें हैं, आप बस पढ़ते रहिए। अगला दिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? ये रामपुर में स्थित है। ये पहले भी देखे होंगे आप क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ फिर साफ आ गया, यहाँ लिखा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो महिला साक्षरता दर जो थी यूपी की वो 57.27 थी। अब देखिए 57 ये महिला की साक्षरता दर थी, और कुल साक्षरता दर पूछे तो 10 इसी में बढ़ा दीजिए तो 67.7 हो जाएगा। ठीक, और देखिए अगर पूछे पुरुष की साक्षरता दर तो इसमें 10 बढ़ा दीजिए तो 77 हो जाएगा, 3%। समझ आए ना? तो ये मतलब एक ट्रिक है कि 10 इसमें बढ़ाना, 10 इसमें बढ़ाना, या फिर यहाँ 20 बढ़ा दो उसके बाद यहाँ 10 बढ़ा दो, तो इस तरह आपको याद रहेगा लंबे से, और एग्जाम में पूछता भी है। अगला है किशोरी बालिका योजना वर्ष में कितने दिनों के लिए विद्यालय में उपस्थित न होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश करती है? तो कितने दिन हो गए? ये हो गया 300 दिन। कितने? 300 दिन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला दिया आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान कब प्रारंभ किया गया? तो ये प्रारंभ किया गया था 26 जून 2020 को। कब? 26 जून। देखिए ये सारे क्वेश्चन ना इंपॉर्टेंट है। जैसे यूपी के मतलब साक्षरता दर या कितना, देखिए आप आर ओ देंगे तो वहाँ भी आपको देखने को मिलेंगे इस तरह के क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिले। देखिए अब की बार मैंने जो पढ़ाया था तो लगभग 40-50 वीडियो अपलोड की थी केवल PYQ के रूप में। तो आर का पेपर इतना हार्ड था लेकिन फिर भी 12 से 15 क्वेश्चन जो है अपने ही मतलब इसमें आ गए थे,
टॉपिक से। जैसे मैं ऐसे डिस्कस करते जा रहा था रास्ते में कि शायद ये क्वेश्चन आ जाए, ये क्वेश्चन आ जाए दोस्त के साथ, और एग्जाम में वही हूबहू आ ही गया। 2 दिन पहले मैंने विटामिन पढ़ा, विटामिन से क्वेश्चन आया। उसके बाद फिर जो है मैंने अनुसूची पढ़ाई, अनुसूची से, मतलब जो चीज़ मैं सोच रहा था 10 से 12 क्वेश्चन मिल गए। तो सोचिए मेरे तो सही हो गए होंगे, जो लोग पढ़े होंगे उनके भी सही हुए होंगे ना। तो इसलिए 130 क्वेश्चन के आसपास सही थे, जबकि इतना मतलब कठिन पेपर था उसके बावजूद। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि मतलब जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपका सही हो जाएगा तो आराम से। लेकिन पेपर लीक हो गया तो फ़ायदे क्या हुआ, जो कहना है सो। अब दोबारा से मेहनत करो। अगला दिया नीचे तक युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है। अब देखिए इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, हमें ये बताना है। तो देखिए लखनऊ में क्या है, छावनी परिषद सही है। गाजियाबाद क्या है, नगर निगम है, ये भी सही है। सॉरी, कानपुर क्या है, नगर निगम। गाजियाबाद क्या है, ये भी नगर निगम है, नगर पालिका नहीं है, नगर निगम है। और काकोरी नगर पंचायत है, तो ये भी सही है। ठीक दोस्त, आगे बढ़ते। अगला दिया उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालयों के नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पे रखे गए। तो कितने हैं, 2 विद्यालय हैं। कौन से 2? एक तो देखिए लखनऊ में है और दूसरा आगरा में है, समझा ना। आगे बढ़ते। अगला दिया उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें युवा गृह प्रथा है। किसमें है युवा गृह प्रथा, ये भोटिया में है। किसमें है, भोटिया में। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये हमें बताना है। ये जो दिया है अमीर खुसरो एटा के हैं, मिर्जा गालिब आगरा के, जोश मलीहा और जिगर गोरखपुर। तो देखिए जिगर जो है गोरखपुर के नहीं है, समझ आया ना। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है रामनगर बनारस रामलीला का मंचन कितने दिनों पे होता है। तो ये कितने दिनों पे होगा, ये 31 दिन पे होता है। कितने दिन में, 31 दिन में होता है। अगला दिया प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में कहाँ है। तो देखिए शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी आगरा में है। अगला दिया है वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में कुल कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश में हैं। ये भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 महाजनपद हैं उत्तर प्रदेश में। देखिए कौन कौन से महाजनपद हैं, 8 यूपी में बता दे रहा हूँ। देखिए 16 महाजनपद हैं, इनकी जानकारी जो है अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र दोनों में मिलती है। देखिए मिलती तो और है, 3-4 जगह मिलती है, लेकिन वो आपके मतलब एग्जाम में कभी नहीं पूछता है। वो नेट JRF में पूछता है, मतलब जो हाई लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें पूछता है। तो याद रखिए, ठीक, आपको इतना ही पढ़ना है। वो हम ही लोग पढ़ेंगे जो मतलब और इस तरह है वो, क्योंकि फर्जी ज्ञान न लीजिए, क्योंकि बहुत है पढ़ने को, तो बहुत है। मैं खुद ही कभी नहीं सुना, जब मैं पढ़ रहा हूँ जैसे जैसे तब सुन रहा हूँ कि इतनी गहराई में भी जाना पड़ेगा ना। तो देखिए मैं 8 बता दे रहा हूँ कौन कौन से हैं। देखिए एक काशी है, एक वत्स है, काशी की राजधानी वाराणसी, वत्स की कौशाम्बी। कोसल की राजधानी श्रावस्ती है। मल्ल है कुशीनारा, इसकी राजधानी क्या है, कुशीनारा, जहाँ गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। और अगला दिया है चेदी, जो बुंदेलखंड के आसपास है। शक्तिमती इसकी राजधानी। कुरु, इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर, जो आप मतलब इंद्रप्रस्थ दिल्ली यानी पुरानी जो दिल्ली है, मेरठ है और थानेश्वर के आसपास का क्षेत्र है। अगला है सूरसेन, जो मथुरा है, इसकी राजधानी क्या है, मथुरा। और दिया पंचाल, अहिच्छत्र है इसकी राजधानी, जो बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद के आसपास। तो ये 8 महाजनपद जो है हमारे यूपी में थे। ठीक दोस्त, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए आप जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ते रहिए बस। यकीन मानिए जब पेपर देंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि मैं क्या चीज़ पढ़ा। देखिए जो बुक पढ़ा रहा हूँ वो करते रहिए। इससे पहले मैंने जितने कम से कम 10,000 क्वेश्चन अपने चैनल पे कराए हैं, और जो बोर्ड की क्लासें हैं, आप कोई भी पेपर दीजिए। देखिए बोर्ड की क्लासें क्या, वही तो बता रहा हूँ ना कि मैं वो टिपिक सर्च किया हूँ। मैंने कम से कम 100 टॉपिक लिखा था मतलब अपने कॉपी में, और कि कहाँ कहाँ क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, वहीं से मैंने वो 40 टॉपिक कवर करा दिए। बाकी जो आगे धीरे धीरे जैसे समय आएगा मैं कराता चला जाऊँगा ना। अगला दिया यमुना एक्सप्रेस वे है। तो यमुना एक्सप्रेस वे कहाँ है, तो ग्रेटर नोएडा और आगरा तक है। अगला दिया उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख खनिज है ना, लाइम स्टोन और डोलामाइट है। अगला दिया है क्वेश्चन कि चुर्क, देखिए चुर्क फिरोजाबाद की क्या फेमस है, चूड़ी। अलीगढ़ के ताले, मेरठ के खेल सामान और चुर्क सीमेंट। तो देख लीजिए कौन सा होगा, 3, एक का तीसरा, ये कट गया, ये कट गया। उसके बाद फिरोजाबाद की चौथा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला दिया उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ है। तो कृत्रिम रबड़ का कारखाना उत्तर प्रदेश में बरेली में है, मोदी नगर गाजियाबाद। देखिए यहाँ पे बरेली के अलावा, देखिए बरेली में है ऑप्शन के हिसाब से, और एक मोदी नगर में है। कहाँ है मोदी नगर, मोदी नगर जानते हो कहाँ है, गाजियाबाद में है। कहाँ है, गाजियाबाद। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। जैसे वाराणसी है, लखनऊ है, झांसी है और मुरादाबाद पीतल की नगरी। तो देखिए झांसी आपको लगता है कि सही है, झांसी नहीं सही। औद्योगिक नगर कानपुर है, उत्तर प्रदेश का औद्योगिक नगर क्या है, कानपुर है। झांसी तो ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग विकास
निगम स्थापित है। तो कहाँ है, तो ये मतलब कब स्थापित हुआ, तो 1972 में हुआ। कब हुआ, 1972 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है। तो ये शारदा नहर है, जो मतलब यूपी के अधिकांश जिलों से बहती है, वो बहुत सिंचाई करती है। ठीक, उत्तर प्रदेश में मतलब लगभग 8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करती है। अगला दिया, निम्नलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक है। तो गेहूं का है। किस पे, गेहूं। देखिए गन्ना, आलू, गेहूं, तीन में उत्तर प्रदेश आगे है। अगला दिया, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस फसल चक्र का क्षेत्रफल अधिक है। तो किसका अधिक है, तो धान और गेहूं का सबसे अधिक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए 100 क्वेश्चन थे जो मैंने करा दिया। आज के लिए मैं मतलब माफ़ी चाहता हूँ कि ये थोड़ा क्लीन कम था। देखिए इसमें मेरी दोस्तों कोई गलती नहीं थी, यकीन मानिए। इसमें गलती जो थी ना, मतलब ये जो पेपर था ना, वो मतलब थोड़ा सेट कम सही था, इसीलिए। बाकी जो आगे के जो प्रैक्टिस सेट है वो थोड़ा साफ दिए हुए, क्लीन है, मैंने खुद ही देखा है। तो देखते हैं, बाकी मतलब कोई टेंशन नहीं, आप सुनते रहिए, थोड़ा जूम कर लीजिएगा और जो है क्या करिएगा, तो मतलब थोड़ा क्लीन कर लीजिएगा, मतलब 360 पे देख लीजिएगा बस। ठीक, तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।